नमस्कार दोस्तों। आज जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 7 वीडियो के बाद 8वां वीडियो जो है ये भी तुगलक वंश का ही है। वीडियो सेकंड यानी तुगलक वंश है, तो ये वीडियो हम लोग इसका सेकंड पढ़ेंगे। आज सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो वीडियो सेकंड। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मालूम होगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, दो सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इस वंश में दो और मुख्य सुल्तान है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। छोटा वीडियो होगा अपेक्षाकृत। फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन से आपको वीडियो लगातार मिलता जाएगा। अब तो मैंने ये भी देख रखा है कि बहुत सारा कमेंट्स भी आने लगा है। आप लोग भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फायदा लीजिए वीडियो का। चलिए देखते हैं आगे। हर बार की तरह इस बार भी एक मोटिवेशनल स्पीच मैंने लगा के रखा है यहाँ पे। माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। यदि ज्यादा तकलीफ आप उठा रहे हैं तो कल को कामयाबी भी बहुत बड़ा हाथ लगेगा और काम करते रहें। जैसा कि तुगलक वंश के सभी जो भी सुल्तान रहे हैं उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर लगभग 10 सुल्तान हैं इसमें। तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र, हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, सुल्तान हैं, लेकिन इनका कोई भी योजना सफल नहीं रहा है। और फिर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। जैसा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात अभियान के दरमियान युद्ध समाप्त करके जब वो सिंध की ओर गया था, तो ठट्टा के समीप जब इसका मौत होता है तो उसमें प्रेजेंट है, फिरोज शाह तुगलक वहीं उपस्थित रहता है। अतः इसको वहीं पे बादशाह सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो लड़ाई होता है उसमें, या फिर जो मौत होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो मार्च का महीना रहता है। 1351 का वो मार्च महीना रहता है। तो पुनः फिर दिल्ली लौटने के बाद एक बार अगस्त में फिरोज शाह तुगलक को फिर से सुल्तान घोषित किया जाता है। अर्थात 2 बार ये सुल्तान के रूप में सामने आता है। फिरोज शाह तुगलक भी बहुत सारा उपकारी काम किया है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं महिलाओं के लिए, मुस्लिम, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए इसने काम किया था। इन्होंने भी कुछ शहरों का, ये नहरों वगैरह का निर्माण करवाया था। इसने इसके काल में कुछ 24 कर थे, उसको हटा करके 4 कर रख दिया था। इंपॉर्टेंट 4 कर ही उसको घटा करके कर दिया। तो ये सब काम हम लोग इसके बारे में देखेंगे बारी बारी से। चलिए आगे देखते हैं। तो इस समय के कुछ प्रमुख शासक में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लिए, और इसके बाद एक हम लोग और भी देखेंगे लास्ट में, ये नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये भी हम लोग पढ़ेंगे 1395 से 1412 ईस्वी तक। और फिर लास्ट में दौलत खां लोधी 2 साल के लिए 12 से 14 के बीच में, और फिर इसको खिज्र खां मार करके सैयद वंश की स्थापना करता है। तो चलिए हम लोग अब पहुंच रहे हैं अपने जगह पे आ गए। अभी पढ़ना हम लोग को फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट। एक लंबा समय तक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक लगभग कितना साल तक रहा, तो आप देख लीजिए कि तुगलक काल में सबसे लंबा समय तक शासक या सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही है। कितना साल है? लगभग 8 साल ये और 29 साल ये, 37 साल है ना। 36-37 साल तक फिरोज शाह तुगलक बादशाह रहा है। आप थोड़ा सा इसको आप फिगर से भी देख सकते हैं। देखिए ये फिरोज शाह तुगलक है।
चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है बारी बारी से हम लोग करते हैं। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। देखिए लिखा गया चचेरा भाई। सुल्तान की मृत्यु के समय यह वहीं उपस्थित था, अर्थात ठट्टा में सिंध के समीप जो है, सिंध जो पाकिस्तान का क्षेत्र है। यदि आप चाहें तो आप देख सकते हैं सिंध कहाँ होगा, तो भारत का ये जो पोजीशन है वर्तमान समय में, यही एरिया है सिंध का। तो गुजरात से जब सिंध की ओर गया मोहम्मद बिन तुगलक, यहां से इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, यही है सिंध का एरिया, सिंध। तो जब यहां से अभियान खत्म करके ये गया यहाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु इसी क्षेत्र में हो जाता है। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक प्रेजेंट है, फिरोज शाह तुगलक, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को इसी सिंध प्रदेश में सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। इसी सिंध प्रदेश में फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान घोषित कर दिया। और जब यहां से फिर पुनः यही दिल्ली है, फिर यहाँ पे दिल्ली जब आता है तो एक बार यहाँ पे भी सुल्तान के रूप में ये घोषित होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं इस पे। पुनः अगस्त 1351 को दिल्ली में भी इसका राज्याभिषेक हुआ। एक बार सुल्तान ये सिंध में ही हो गया, इसी सिंध में चचेरा भाई जहां पे सुल्तान की मृत्यु हुआ था उपस्थित था, उसी सिंध प्रदेश में। तो एक बार यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ सिंध प्रदेश में, और दूसरा राज्याभिषेक इसका दिल्ली में होता है। तो तुगलक वंश में कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए देखते हैं आगे, एक बार फिर से सुल्तान को देख लीजिए, ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा स्पीड से निकलेंगे। कहते हैं खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन, कासिम अमीर उल मोमिन इसे बताया गया है, खलीफा के द्वारा उपाधि दिया गया है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक 24 करों को समाप्त कर, देखिए जैसा कि मैंने अभी बात किया था, 24 करों को समाप्त कर मात्र 4 करों को वसूल करने का निर्देश दिया या जारी किया, आदेश जारी किया, जिसमें खराज, खम्स, जजिया और जकात, ये 4 कर। सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। खम्स, खराज वो लगान है, जो भूमि से लगान लिया जाता है उसको खराज कहते हैं। खम्स युद्ध में लूटे गए धन का 1/5, अर्थात कितना परसेंट, 20%। जजिया कर हिंदुओं पर धार्मिक कर, और जकात आय का 2.1/2 भाग, अर्थात 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था जकात। तो इस प्रकार से मात्र 4 कर ही फिरोज शाह तुगलक 24 कर में से वसूलने का आदेश पारित किया था। देखिए बहुत अच्छा चीज लिखा गया है, फिरोज तुगलक ने हर्ब ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। हर्ब ए सर्व, ये सिंचाई कर है, जो उपज का 1/10 भाग, यानी 10%, उपज का 10%। आप कल क्या देखे थे, अलाउद्दीन खिलजी में 50% तक कर था, यहाँ पे 1/10 है। आगे देखते हैं, उसके समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 यानी 20%
1/5 का मतलब 20% से 1/3 का मतलब 33%, है ना। तो इस तरह से लगान जो है पैदावार का जो खराज है, लगान मीन्स खराज, देखिए यहाँ पे लिखा गया खराज 1/5 से 1/3 भाग तक था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लागू किया था। हिंदुओं पर जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान है ये। ब्राह्मण पे जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान है। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक है जो पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया या ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। आगे देखते हैं फिर इसने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया सिंचाई के लिए, जिसमें हिसार हरियाणा में है, फिरोजाबाद दिल्ली के समीप, फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब के पास, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, ये 5 नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया है, जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था हो सके। इसके समय में टोपरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपरा खिजराबाद पंजाब में है, और एक मेरठ यूपी में। यहां से अशोक के 2 लाट को दिल्ली में स्थापित किया था। आप जानते हैं पटना में भी एक अशोक का स्तंभ रखा गया है कुम्हरार पार्क में। तो इस तरह से पंजाब से और मेरठ से, पंजाब का खिजराबाद से टोपरा का, वहां टोपरा जो है क्षेत्र खिजराबाद में, वहां से 2 लाट लाया था, दिल्ली मंगवाया था। इस सुल्तान ने मुस्लिम अनाथ महिलाओं के लिए, देखिए बहुत उपकारी काम किया है ये, मुस्लिम महिलाओं के लिए, यहाँ लिखा गया मुस्लिम अनाथ महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात की स्थापना किया था, जिससे मुस्लिम महिलाओं को बेनिफिट हो सके। बहुत अच्छा काम किया था। आगे देखते हैं, याद रखेंगे दीवान खैरात मुस्लिम महिलाओं के लिए। सल्तनत कालीन सुल्तानों के समय में सबसे ज्यादा दास, स्लेव, गुलाम इसी के समय में था, जिसकी संख्या 1,80,000 बताया गया है। 1,80,000 दास इसके समय में था, 1,80,000 दास। और कहता है इसने दासों को देखभाल करने के लिए, रख रखाव के लिए दीवान बंदगान की स्थापना किया था। सर्वाधिक दास किसके समय में था? तो तुगलक काल में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। और जो दास का देखभाल करता था उसको दीवाने बंदगान, देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। कहते आगे इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। जिस वंश से सैनिक पद स्थापित हो आते थे सैनिक में, उसी वंश से आगे भी सैन्य कार्य में आते थे, लोग को लिया जाता था। ससगनी नामक सिक्का इसी ने चलाया था। बहुत वीवीआई ससगनी सिक्का किसने चलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। ससगनी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ससगनी सिक्का चलाया गया। ससगनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बार बार वीडियो का रिपीटेशन कीजिए, देखिए, अधिक से अधिक समय वीडियो को देखने में लगाइए। वीडियो देखने से काफी कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अफीक के अनुसार तुगलक ने अद्दा तांबा का और बीख चांदी का सिक्का चलवाया था। ससगनी सिक्का तो देखे ही है, अद्दा और बीख, तांबा का सिक्का को अद्दा और बीख कहते हैं चांदी के सिक्का को, फिरोज शाह तुगलक ही चलवाया था। ससगनी भी, अद्दा भी और बीख भी फिरोज शाह तुगलक के लिए जाना जाता है। सुल्तान सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुओं का भी निर्माण करवाया था। कौन ऐसा सुल्तान है जो कुआं खुदवाया था? तो होगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके समय में प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी इसके समय के प्रमुख विद्वान थे, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीक, ये 2 विद्वान बहुत फेमस विद्वान थे फिरोज शाह तुगलक के काल में। आगे देखते हैं कुछ इनका वैसा कार्य जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसने ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 1300 ग्रंथों में कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। ये एक अच्छा काम है। कुछ
फिरोज तुगलक के समय में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित मस्जिद से किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग, नाम जानते हैं आज भी फिरोज शाह कोटला, जिसको अभी कर दिया गया है अरुण जेटली, का निर्माण भी करवाया है, जो कि अब वो जाना जाता है एक ये आपका प्लेग्राउंड के रूप में। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया है। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। और जब इसकी मृत्यु होता है तो कुछ छोटे छोटे शासक, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है, 1388 के बाद, जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 1388 में गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बाकर 1389-90, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390-94, हुमायूं 94-95, और फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह 95 से 12। ये एक इंपॉर्टेंट शासक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये जो छोटा छोटा शासक आप देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक मरने के बाद ये 4-5 शासक जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसका कोई कार्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। फिर इसने मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में। अब कहता है फिरोज तुगलक जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर, जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आगे, उसकी स्थापना करता है। इसने ताश, घड़ियाल एवं जल घड़ी का भी निर्माण करवाया है। ताश, घड़ियाल एवं जल घड़ी का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया है। कहते हैं इसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल, जैसा कि पिछले क्लास में भी बताया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाया था कुतुब मीनार, तो तुगलक वंश में जब कुतुब मीनार का चौथी मंजिल खराब हो गया किसी तरह से वो, तो उसको बनवा कर ये फिनिश करवाया है और वहां पर 2 मंजिल बनवा दिया, 5वां और 6ठा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के परोपकारी एवं शिक्षा पर किया गया कार्य कुछ इसके द्वारा। कुतुब मीनार को पुनः किसने जीर्णोद्धार करवाया? फिरोज शाह तुगलक। आंसर होगा तो ये आप दीजिएगा। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के कुछ और भी कार्य किए गए हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। दीवान खैरात, बहुत इंपॉर्टेंट, मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता है, तो दीवान खैरात ऊपर भी पढ़े थे। दारुल सफा, खैराती अस्पताल, देखिए बीपीएससी में भी ये एक बार पूछा हुआ है, 53वें बीपीएससी में पूछा गया है, 53rd में 53वें बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दारुल सफा क्या है, तो एक अस्पताल है। दीवान इस्तिहाक, मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करता था, दीवान इस्तिहाक। और दीवान बंदगान, गुलामों को देखभाल करने के लिए दीवान बंदगान बनाया गया था, जैसा कि ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं। आगे देखते हैं कुछ पुस्तक और लेखक। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है। फतुहात फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा खुद उन्होंने ही लिखा है। और दलाइल फिरोजशाही, ये जो है नक्षत्र विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, इसका ये बात लिखा गया है यहाँ पे। फिरोज शाह तुगलक सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था, फरीद, बाबा फरीद का। यह सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं। यह सुल्तान बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति कठोर था। देखिए ये जो कि मैंने अभी बताया था ऊपर में कि कुछ वैसे भी काम है जो कि बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब हिंदुओं के प्रति काफी कठोर रवैया अपनाता था। यह अपने को खलीफा का नायब बताया, खलीफा से कम नहीं बताया अपने आप को। इसने शासन व्यवस्था में इस्लामी कानून और उलेमा का सहारा लिया। ये देखिए बहुत अच्छा काम नहीं दिखता है, क्योंकि इसके पहले का शासक को आप देखें अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल नहीं, किसी भी उलेमा, इस्लाम या किसी भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन ये किया है। तो आप 2-3 चीज देख रहे हैं जो इसका वीक पॉइंट है। धर्म में, धर्म का इन्फ्लुएंस करवा लिया अपने शासन व्यवस्था में, और हिंदुओं के प्रति कठोर व्यवस्था करके रखा था। आधुनिक इतिहासकार एल्फिस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। हालांकि अकबर भी कहा गया, सल्तनत का अकबर कहा गया है, क्योंकि हम लोग जब मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में अकबर का जो महत्व है, तो आधुनिक इतिहासकार एल्फिस्टन ने इसे
सल्तनत का अकबर कहा है, लेकिन एक दो चीजें आप देखें जो इसका वीक पॉइंट है। आगे लास्ट ये बादशाह को हम लोग पढ़ेंगे, सुल्तान को, तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। बहुत सिमट गया था तुगलक काल, इसमें आकर के तुगलक का क्षेत्र सिमट गया था, इसीलिए कहा जाता है इसके काल में दिल्ली टू पालम ही रह गया था इसका शासन, यानी बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में। बहुत कुछ नहीं इसका कोई उपलब्धि है ज्यादा, लेकिन ये 6 साल और 12 साल 18 साल ये बादशाह, ये सुल्तान अपने पद पे रहा है। कहते हैं ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। हालांकि इसके बाद भी है दौलत खान लोदी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अंतिम शासक यही है। इसका शासन संकुचित होकर दिल्ली तक ही रह गया था। देख रहे हैं, दिल्ली तक ही संकुचित। इतिहासकारों ने इसके क्षेत्र को, इसके शासन को दिल्ली से पालम तक ही बताया है। बिल्कुल छोटे से साम्राज्य रह गया था। इसी सुल्तान के समय मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग 1398 में हमला करता है। बहुत ही खतरनाक है ये लोग, तैमूर लोग या फिर मंगोल वाले लोग जो आए, यानी जैसा कि यहाँ पे बताए थे, मंगोलियन क्षेत्रों में बहुत फैले हुए रहते थे। इन क्षेत्रों में मंगोल लोग काफी फैला हुआ रहता था, तो दिल्ली में आक्रमण कर दिया था तैमूरलंग। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तैमूर का आक्रमण होता है। इस सुल्तान के समय में ही एक हिजड़ा मलिक सरवर ने मलिक कुसर्स पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया था। ये उत्तर प्रदेश का जौनपुर में, जौनपुर के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। किसने? मलिक कुसर्क के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान की मृत्यु 1412 ईस्वी में, बस लास्ट हो रहा है, 1412 ईस्वी में हो गई तथा इस वंश की समाप्ति हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के मरने के साथ ही, क्योंकि इसके समय में ही क्षेत्र देख रहे हैं दिल्ली से पालम तक हो गया, अर्थात नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के मरने के साथ ही ये डायनेस्टी खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा सा एक और लाइन है कि 1412 से 1414 ईस्वी तक दौलत खान लोदी सुल्तान बना था 2 साल के लिए, और इस सुल्तान को खिज्र खान ने, जिसको मंगोलों का सहायता प्राप्त था, मंगोलों का सहायता प्राप्त था, खिज्र खान ने दिल्ली पे आक्रमण किया। जैसा कि अगले जब सैयद पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि खिज्र खान को कितना सहायता मिलता था मंगोलों से। आक्रमण किया और उसे हराकर स्वयं 1414 ईस्वी में दिल्ली में नवीन राजवंश सैयद वंश की स्थापना करता है। तो सैयद वंश की स्थापना किसको हराकर? आंसर होगा दौलत खान लोदी को हराकर। दौलत खान लोधी को हराकर सैयद वंश की स्थापना होता है खिज्र खान के द्वारा। लेकिन अंतिम रूप से मुख्य शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ही है इस वंश का। चलिए, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और फिर आगे का वीडियो जो कल हम लोग वीडियो फिर देंगे, वीडियो 9 होगा। ये वीडियो 8 है, ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं ये वीडियो 8 चल रहा था, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे वीडियो 8। ये वीडियो 8 है। वीडियो 8 का तुगलक का वीडियो 2 है, तुगलक का वीडियो 2 है। वीडियो नंबर 8 का तुगलक का वीडियो 2 ये हुआ, तुगलक का। ओके, धन्यवाद।